Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause. दोस्तों एक सवाल देखते हैं। ये सवाल है, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो आपको बताना है कि परसेंटेज विवाहित जनसंख्या और दूसरा परसेंटेज विवाहित महिला ज्ञात करना है। तो दोस्तों बनाते हैं इसको। हमारे पास क्या है दोस्तों, एक मेल है और दूसरा फीमेल है, और टोटल पॉपुलेशन जो है दोस्तों वो 1,89,000 पॉपुलेशन है। तो यहां पे क्या है दोस्तों कि 50% पुरुष विवाहित है, और ये कह रहा है कि जो जनसंख्या 1,89,000 है उसमें से 4/9 लोग पुरुष हैं। 4/9 लोग कहता है पुरुष हैं। 4/9 लोग पुरुष का मतलब होता है दोस्तों 4 लोग पुरुष और 4 लोग पुरुष, और टोटल मतलब पुरुष और महिला मिला के 9, और 9 में 4 घटाएंगे पुरुष तो शेष क्या बचेगा, महिला। ये हमको 4/9 का मतलब देख करके इतनी चीजें समझनी पड़ेगी। तो 4 लोग यदि पुरुष हैं दोस्तों तो महिलाएं कितना है, 5 लोग हैं। कहता है 50% पुरुष विवाहित है, यानी कि 50%, 4 का 50% मतलब आधा, 4 का 50% मतलब आधा, मतलब 2 पुरुष जो है विवाहित है। और जितना पुरुष विवाहित होगा, पुरुष विवाह तो महिला से ही करेगा, तो जितना पुरुष विवाहित होगा उतनी महिलाएं भी विवाहित होगी। एक बात तो क्लियर है, यदि 2 पुरुष था तो 2 महिलाएं भी विवाहित होगी। तो परसेंटेज विवाहित जनसंख्या, तो टोटल विवाहित जो है, टोटल विवाहित कितना हो गया, टोटल विवाहित हो गया 4 यूनिट। तो इसी का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज टोटल विवाहित का तो बराबर कितना हो गया, चेंज। तो चेंज कितना होगा दोस्तों, तो विवाहित मतलब टोटल कितना, जो परसेंटेज निकलेगा विवाहित का, तो 4, ठीक है, गुना 100 बटे कितना में से, टोटल में से। तो टोटल हमारा कितना है, 5 4 9 टोटल पर्सन है, 9 हो गया। यानी कि 400 डिवाइडेड बाय 9, 9 चौक 36, 44.4/9, यही इतना परसेंट पुरुष जो है विवाहित होगा। मतलब इतना परसेंट विवाहित है, पुरुष और महिलाएं विवाहित में दोनों हैं। अब कहता है परसेंटेज विवाहित महिला, महिला कितनी विवाहित है, 2 यूनिट। तो परसेंटेज विवाहित जो है महिला की 2 है, 100 बटे टोटल कितनी महिलाएं हैं, 5, यानी कि 5 दूना 10, यानी ये 40% हो गया। एक तो ये बातें हैं दोस्तों, ये शॉर्टकट तरीका है, ये आसानी से बन गया। और भी एक तरीका है इसका जो डेटा यूज करके बनाएंगे, लेकिन वो लेंदी चला जाएगा दोस्तों, क्या फायदा है उसको बनाने से। ये तरीका अच्छा है, आप ऐसा बना सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है, दोस्तों अगला सवाल कहता है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपया प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है तथा कार्य 16.2/3% कम करता है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें।
दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है 2 तरीके से सारा क्वेश्चन बनेगा, कम से कम 2 तरीके से बनेगा। लेकिन मैं ज्यादा 2 तरीके से बताऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। पहला वाला क्वेश्चन जो मेरा था वो शॉर्ट तरीके से बताता तो वो 5 मिनट में 6 मिनट में बन जाता। लेकिन मैं वो पहले क्वेश्चन को जो बताया हूं तो वो 16 मिनट का दोनों मेथड बना के बना है। तो इससे वीडियो का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से लोगों को बोर लगेगा, पढ़ने में बोरिंग लगेगा। इसलिए मैं दोस्तों दोनों मेथड नहीं बता रहा हूँ। यदि आप लोगों को दोनों मेथड चाहिए तो आप लोग हमें बताएं, आप लोग हमें एडवाइस करें कि आप लोगों को दोनों मेथड चाहिए, तो मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। एक मेथड तो वो होता है जो डेटा यूज करके बनता है, और दूसरा मेथड वो होता है जो विदाउट डेटा यूज किए बनता है। क्योंकि परसेंटेज जो है वो तुलना करता है, दूसरे से कंपेयर करता है, और जब वो कंपेयर करता है तो डेटा निकालने का और डेटा यूज करने का कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसे भी रिजल्ट आ जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अभी इसमें भी वही करेंगे। दोस्तों यदि यहाँ पे हम बात करते हैं वेतन की, ये है मेरा, यहाँ पे है वेतन, ये वेतन है, और दूसरा क्या है, काम है, और तीसरा टर्म क्या है इसका, आय है। ठीक है दोस्तों, कहता है तीनों में क्या रिलेशन है, इसको समझना पड़ेगा तभी हम सवाल बना सकते हैं। कहता है एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपया प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटा वेतन 40% बढ़ता है तो 16.2/3% कम करता है, और कार्य को जो है वो 16.2/3% कम करता है। तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। दोस्तों हम बता दें, यदि हम आपको कहें कि मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाता हूं और हमें पढ़ाने का 600 रुपया पर आवर मिलते हैं, और हमें पर डे 4 से 5 घंटे मिलते हैं, मान के चलिए 4 आवर का क्लास हमको पर डे का मिलता है, तो आप हमें बता सकते हैं कि हमें एक दिन में कितनी कमाई होती होगी। तो आप सीधी सी कहेंगे कि 600 रुपया पर घंटी, 4 घंटे मिला तो आपको 2400 रुपये की कमाई होगी। आप बता देंगे इस बात को। तो दोस्तों ये जो है वेतन का काम से संबंध है, और वेतन और काम के गुणनफल से हमें आय प्राप्त होता है। इतनी सारी चीजें तो आपको समझ में आ रही है। दोस्तों कहता है वेतन जो है, ये जो प्रति घंटा वेतन है वो 40% बढ़ रहा है, मतलब 40/100 हो रहा है, मतलब 2/5 हो रहा है। इसका मतलब है वेतन जो है पहले 5 रुपया पर आवर था, ठीक है। उसके बाद कहता है वेतन पहले इतना था और फिर 40% बढ़ता है। कोई भी चीज यदि 40%, 10%, 20%, 50% जो भी दिया हो दोस्तों, तो पहले आप परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में निकालेंगे। तो जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है, बेस वैल्यू, यही स्टार्टिंग का वैल्यू होता है, जो मूल वैल्यू होता है। और उस वैल्यू में यदि कहे कि बढ़ता है तो इसका इतना परसेंट बढ़ेगा। इस वैल्यू का, चूंकि ये मूल वैल्यू है, मूल वैल्यू का 40% बढ़ेगा, तो मूल वैल्यू का 40% तो ऊपर वाला वैल्यू होता है, यानी कि इतना बढ़ रहा है। यानी पहले वो चीज 5 था, अब मूल वैल्यू का 40% बढ़ा, तो मतलब कि 2 बढ़ा, यानी कि अब 7 रुपया पर आवर हो जाता है। इतनी चीजें तो समझ में आ रही है। अब बात आती है दोस्तों उसका काम का। ये तो हो गया वेतन, सॉरी ये तो वेतन हो गया। अब बात आती है काम की। कहता है कि 16.2/3% बराबर इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है। मैं ये सब पिछले क्लास में काफी हो चुका है, अब आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी, डायरेक्ट हम यूज करेंगे इसका। ऐसे यदि आप तोड़ना चाहते हैं 1648 2 50/3, 50/3 को यदि हम ये परसेंटेज में है तो उसको डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में बदलने के लिए। जब 50/3 को 1/100 से गुना करेंगे या 100 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब है पहले इसका जो है 6 आवर काम करता था, लेकिन जैसे ही 16.2/3% कम हो गया उसका काम, मतलब 6 का 16.2/3% कम हुआ, मतलब इसका इतना परसेंट कम हुआ, मतलब 1% कम, मतलब 1
आवर कम हुआ, मतलब अब 5 आवर कम हुआ। तो यानी कि ये दोस्तों ये समझाने के लिए था आपको, बेसिकली हम यहाँ से यूज कर रहे हैं। तो 6 पंचे कितना हो गया, 30 रुपया हो गया आय। इसके बाद जब ये इसका बढ़ा और कमा, जब इसका वेतन बढ़ा और काम कमा, तो उस कंडीशन में 35 रुपया इसका आय हो गया। तो आय में परिवर्तन कितना हो गया, 5 रुपया का। तो परसेंट आय में परिवर्तन क्या हो गया दोस्तों, तो परसेंट आय में परिवर्तन हो जाएगा आय गुना 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, पहले का वैल्यू 536, यानी इक्वल टू 50/3। 50/3 को हम लिखेंगे 16.2/3%, और ये मेरा रिजल्ट होगा। ये शॉर्टकट तरीका है दोस्तों। ये तो जब आप बनाएंगे तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, और जब कैलकुलेशन फास्ट होगा तो जल्दी बनेगा। ये भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया। अब आता है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इसके बाद से अब कंसेप्ट आता है थोड़ा आय के बारे में, आपको बता दूं इनकम के बारे में दोस्तों। इनकम के कंसेप्ट को मैं बता देता हूं, और इनकम के कंसेप्ट के बाद हम सवाल करेंगे। दोस्तों क्या होता है इनकम, तो इनकम के बारे में ये जानना पड़ेगा दोस्तों कि जो हम कमाते हैं, तो कमाने के बाद हम लोग गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में टैक्स देते हैं। यदि हमारी आय 5 लाख से ज्यादा है तो हम उसका 10% गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। यदि मान लीजिए हम गवर्नमेंट के रूल को भी फॉलो नहीं करते हुए, हम बेसिकली एक रेंडमली समझते हैं, यदि हमारे पास, चलिए ठीक है 10 लाख ही मान लेते हैं, 10 लाख है, 10 लाख है, तो ये 10 लाख मेरा क्या है, इनकम है, ठीक है, ये आय है, इंग्लिश में आय बोलते हैं। इस 10 लाख में यदि हमारा टैक्स की बात की जाए, टैक्स जिसको हम हिंदी में आयकर बोलते हैं, टैक्स यदि गवर्नमेंट को हम 10% देते हैं, इन 10 लाख का 1,000, 10,000 लाख, 10 लाख का 10% गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं दोस्तों। तो ये देते हैं 1,000, यानी कि 1 लाख, यानी कि 1 लाख टैक्स देने के बाद हमको जो ये बचता है, ये जो 9 लाख बचते हैं, ये 9 लाख मेरा नेट इनकम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेट इनकम, जिसको कहते हैं शुद्ध आय। कहने का मतलब है यदि हम इसको और ये जो टैक्स 1 लाख है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये वैल्यू मिलेगा। कहने का मतलब है कि टैक्स और नेट इनकम दोनों जुटने के बाद हमें वैल्यू मिलता है इनकम का। पहली बात है तो हमें ये समझनी होगी। दूसरी बातें हमें ये समझनी है कि यदि हमारा इनकम 100 रुपया है और हमें टैक्स 20 रुपया देना पड़ता है, तो हमारे पास नेट इनकम कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 रुपया हो जाएगा। यदि हम टैक्स को, इनकम 100 ही है, अब टैक्स को हम 20 से 25 रुपया कर दिए, यानी 5 रुपया बढ़ा दिए, तो अब हमको नेट इनकम कितना मिलेगा, 75 रुपया। अब हमारा जो है शुद्ध आय होगा। ये क्या हो गया, ये 5 रुपया कम हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना रुपया, यदि टैक्स मेरा जितना रुपया बढ़ रहा है, नेट इनकम उतना रुपया कम हो रहा है। मतलब कि यदि ये दोनों इक्वल है तो जितना टैक्स मेरा बढ़ रहा है उतना मेरा इनकम घट रहा है। यानी कि टैक्स और इनकम दोनों सेम अमाउंट से बढ़ेगा या घटेगा। यदि हम परिमाण की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यदि हम परसेंटेज की बात करें तो जितना परसेंट इसका बढ़ेगा, क्या उतना परसेंट इसका घटेगा। देख लेते हैं, परिमाण जो था, जो फ्रैक्शन वैल्यू था, वो तो हमारा सेम हो रहा था, लेकिन अब परसेंटेज देखते हैं। तो परसेंटेज क्या होगा तो दोस्तों, ये 5 × 100 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 20×5 100, यानी कि 25% ये जो है क्या होता है, बढ़ता है। क्या रेट मेरा जो है, सॉरी टैक्स जो है मेरा, टैक्स 25% बढ़ा। लेकिन अब ये देखते हैं
ये कितना परसेंट घटा, तो 5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 80, यानी कि ये खत्म हो गया। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी कि 25/4%। दोस्तों ये हो जाएगा 6.1/4%। दोस्तों टैक्स मेरा 25% राइज कर रहा है, टैक्स मेरा 25% बढ़ रहा है, लेकिन जो शुद्ध आय है वो 25/4% घट रहा है। दोनों इक्वल नहीं है। तो एक बात तो तय हो गया कि जब मेरा टैक्स जितना रुपया, परिमाण की बात करते हैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, टैक्स मेरा जितना रुपया बढ़ता है मेरा नेट इनकम उतना ही रुपया घटता है, पहली बात। दूसरी बात, जितना परसेंट टैक्स मेरा बढ़ता है, परसेंट की बात कर रहे हैं, उतना परसेंट शुद्ध आय नहीं घटता है। ये दो बातें ही आपको समझनी है, तीसरी समझने की जरूरत नहीं है। अब सवाल करते हैं, आइए न्यूमेरिकल्स की तरफ। ये सवाल आपके सामने है दोस्तों, इस सवाल को करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, ये सवाल में क्या है, कहता है कि एक आय में 19% की वृद्धि हुई तथा शुद्ध आय में 6% की, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें, यहां पर हमारा क्या है, यहां पे हमारा आय था, यहां पे मेरा आयकर था। आयकर था मतलब टैक्स, ये मेरा इनकम, और ये मेरा क्या है, नेट इनकम मतलब शुद्ध आय। तो दोस्तों ये जो है मेरा, दोस्तों अब थोड़ा मैं इंग्लिश में लिख लूंगा, इससे थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा होगा। ये क्या है, इनकम है, ये मेरा टैक्स है, ये मेरा नेट इनकम है। ठीक है दोस्तों, कहता है कि एक आय में 19% की वृद्धि हुई। तो आय में 19% की वृद्धि हुई दोस्तों, तो इसका मतलब है कि टैक्स जो है 19% की वृद्धि हुई, और इनकम में, नेट इनकम में कहता है शुद्ध आय में 6% की कमी हुई। तो दोस्तों ये परसेंटेज तो इक्वल होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड में बदल लेंगे, तभी तो इक्वल होगा दोनों आपस में। क्योंकि जितना कम ये होगा उतना ज्यादा ये होगा, जितना ज्यादा ये होगा उतना कम ये होगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा, यानी आपस में दोनों बराबर तब होगा जब इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे। यानी 19/100 ये हो गया मैग्नीट्यूड वैल्यू, और ये नेट इनकम गुना 6/100। अब ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जितना रुपया ये घट रहा है उतना ही रुपया ये बढ़ रहा है, या जितना रुपया ये बढ़ रहा है उतना रुपया ये कम हो रहा है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा दोस्तों। यानी कि टैक्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम बराबर 6/19। यानी कि यदि मेरा टैक्स 6 है तो नेट इनकम मेरा 19 है, और आपको पता होना चाहिए कि ये और ये ऐड करके ये बनता है, यानी 1900 कितना हो जाएगा, 25। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे हम 100 रुपया लिखे थे और 20 रुपया टैक्स देते थे, तो यहाँ पे 80 रुपया हमारा होता था शुद्ध आय। तो यानी कि यदि ये और ये पता था तो ये मिल जाएगा, 80 और 20 जोड़ेंगे तो ये मेरा 100 हो जाएगा। तो उसी तरीके से 19 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो मेरा जो आय है, शुद्ध आय, कहने का मतलब जो शुद्ध आय है, तो शुद्ध नहीं, आय जो है, ये जो टैक्स है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टैक्स की दर क्या है, मतलब टैक्स की दर क्या है। तो टैक्स तो मेरा 6 है, यानी 6
गुना 100। अच्छा, दूसरे सेंस में ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि परसेंटेज में जब निकालते हैं तो परसेंटेज में क्या करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कितना से, तो 25 से। तो इसका आई कितना है, 25 है, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 4 होगा, ये 24% और ये इसका आंसर होगा। ये तो दोस्तों ये इस तरीके का सवाल है, बन गया। दूसरा सवाल सेम है, डेटा सेम है दोस्तों। दूसरा सवाल यदि हम करें तो सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पे इनकम है, ये टैक्स है और ये नेट इनकम है। ये नीचे वाले सवाल को मैं कर रहा हूं। ये टैक्स का 17%, नेट इनकम का 3% है, यानी टैक्स का 17/100 और नेट इनकम का 3/100। ये आपस में क्या हो जाएगा, यानी कि टैक्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम बराबर क्या हो जाएगा, 3/17। ये कट जाएंगे, यहां भी ये कटा था। तो यानी कि टैक्स यदि मेरा 3 है तो नेट इनकम 17 है, और जब ये दोनों पता है तो इस दोनों को जोड़ने के बाद ये होता है, यानी कि 20 हो जाएगा ये इनकम। तो यानी कहता है कि आयकर की दर, तो आयकर की दर जो है परसेंटेज ऑफ टैक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 ये वैल्यू गुना 100/20, यानी 20/2500, यानी 15% ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगले सवाल पे आते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल ये है दोस्तों, ये कहता है कि एक आदमी का आय 6,000 बढ़ जाता है, तो आय कर की दर 18% से घटकर 15% रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, मतलब टैक्स चुकाता है। तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें जो भी निकालना होगा तो प्रारंभिक आय पे निकालना होगा, क्योंकि यदि हमें प्रारंभिक आय पता है तो प्रारंभिक आय की मदद से हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखना ये पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका प्रारंभिक आय कितना है। तो प्रारंभिक आय हमें निकालना है, तो निकालना है तो मान लेते हैं, माना कि प्रारंभिक आय x, प्रारंभिक आय x मान लिए। अब ये प्रारंभिक आय जब x हो गया दोस्तों, देखिएगा जब प्रारंभिक आय मेरा x हो गया जब हमारा टैक्स जो है, जब टैक्स मेरा 18% था, ठीक है, और आदमी का आय जो है 6,000 अभी बढ़ा नहीं था और टैक्स 18% था, ठीक है, तो दोनों ही परिस्थितियों में जब 18% टैक्स था तो उस समय भी उसका 25% पर टैक्स नहीं लगता था। मतलब यदि 100% होता है तो बोला कि भाई 100% में तुम्हारा 25 रुपया पर हम टैक्स नहीं लेंगे, हम जो टैक्स लेंगे मात्र 75 रुपया पर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये टैक्स 25% पर नहीं रहा, तो चाहे वो 18% से घटने के बाद 15% टैक्स होता है, फिर भी दोनों के लिए 25% टैक्स फ्री है। ये कहने का मतलब है, कहता है
फिर से आप क्वेश्चन को पढ़िए, अगेन एंड अगेन पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। आपको पर्याप्त टाइम दिया जा रहा है, आप समझिए, तर्क करिए इस क्वेश्चन पे, और जो भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको उसका तुरंत रिप्लाई मिलेगा, लेट बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, यदि हम आय को x मानते हैं तो जो हमारा आय है, आय पे टैक्स मिल लगता है। तो आय पे कितना टैक्स लगा दोस्तों? आय पे कहता है कि 25% टैक्स फ्री है, तो 25% टैक्स फ्री है, इसका मतलब है कि 75% पे टैक्स लग रहा है। तो x का 75% पे टैक्स लगा, यानी 75/100 इतना पे टैक्स लगा। इसके बाद कहता है कि 18% टैक्स लगता है शुरुआत में, तो अब 18% ये टैक्स लग गया जो गवर्नमेंट जीएसटी वाला लेता है, ये 18% लगा दिया। पहले तो कहा गवर्नमेंट की भाई चलो 75% पे ही टैक्स लेंगे, 25% टैक्स फ्री कर दिए जाओ। तो 25% टैक्स फ्री करने के बाद यदि प्रारंभिक आय मेरा यहाँ x है तो x पर 75% का टैक्स लगा, और जो ये टैक्स लगा, अब जो ये रुपया वो लगा हुआ 75% पे जो टैक्स लगेगा, इस पर फिर कह रहा है 18% का टैक्स लगता है। तो ये जो है दोस्तों, ये मेरा है प्रारंभिक ये है प्रारंभिक टैक्स। ये है प्रारंभिक टैक्स, ठीक है। अब क्या किया कि आदमी का आय 6000 बढ़ गया, पहले जो x होता था अब उसका 6000 बढ़ गया। पहले प्रारंभिक आय x था, कहता है 6000 बढ़ जाता है, तो अब इसका आय 6000 बढ़ गया। फिर भी कहता है 25% टैक्स फ्री है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय मुक्त है। तो इसका जो है 25% टैक्स फ्री है, यानी कि 75% पे टैक्स लगेगा। फिर कहता है कि 18% से घटकर टैक्स 15% हो जाता है, तो टैक्स 15/100 कर दिए, ठीक है। अब ये हो गया बाद का टैक्स, बाद का टैक्स मतलब जब 18% से 15% हो गया टैक्स, जब आय बढ़ गया तो उस कंडीशन में ये टैक्स हम निकाल लिए, ये प्रारंभिक टैक्स निकाले। अब कहता है दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, मतलब जो टैक्स ये पहले देता था वो टैक्स अभी भी देता है, दोनों सेम टैक्स देता है, मतलब कि दोनों को इक्वल करने कह रहा है। तो यानी कि इक्वल करेंगे तो ये देखिए, ये इसके साथ कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 5 15 3 6 18 ये कट जाएगा। यानी कि दोस्तों x × 6 इक्वल टू x प्लस 6000 × 5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये x इक्वल टू 30,000, और ये x क्या है? यही x है प्रारंभिक आय जो हम माने थे। तो प्रारंभिक आय कितना निकल गया दोस्तों हमारा? 30,000। समझ में आ गया? अब अगले क्वेश्चन को लाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को है? एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं। कहता है एक आदमी का आय 6,000 बढ़ जाता है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% टैक्स फ्री है। मतलब जब आय उसका 18% से घटकर 15% नहीं हुआ था तो भी टैक्स 25% फ्री था, और उसके बाद जब 15% 18% से घटकर हो गया उसका टैक्स, तो भी 25% उसका टैक्स फ्री था। मतलब दोनों स्थितियों के लिए 25% टैक्स फ्री था। यानी टैक्स जो लग रहा था वो इनकम के, प्रारंभिक इनकम के 75% पे लग रहा था। यानी प्रारंभिक इनकम के 75% पे टैक्स लगा। उसके बाद फिर एक टैक्स लगता है जीएसटी वाला, कहिए जो कहिए, 18% टैक्स लगा। यानी कुल मिलाकर के प्रारंभिक टैक्स इतना लगा। फिर कहता है जब आय 6,000 बढ़ा, प्रारंभिक आय में 6,000 का इनकम बढ़ा, तो वो भी कहता है 25% टैक्स फ्री है, तो 75% पे टैक्स लगा, 25% फ्री है। तो उसके बाद कहता है कि उसका घटकर जो है टैक्स 15% हो जाता है, तो 15% हो गया, एक और टैक्स 15% लगा, तब कुल मिलाकर के उसको इतना टैक्स देना पड़ा। ये तब था जब 18% से घट के 15% हुआ और जब आय 6,000 बढ़ा।
कहता है दोनों परिस्थितियों में, मतलब इसकी परिस्थिति में और इस परिस्थिति में वह समान आयकर मतलब टैक्स, समान टैक्स चुकाता है। मतलब जो टैक्स ये देता था वही टैक्स ये भी देता है, मतलब दोनों बराबर हो गया। जब दोनों को बराबर करेंगे दोस्तों, तो बराबर में क्या होता है कि ये इसके बराबर है, तो बराबर बराबर ये कट जाएगा, ये वाला वैल्यू, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अब 3 पचे 15 से 3 छक्का 18 कट जाएगा, तो यानी कि अब क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई एक्स, तो 6x इक्वल टू x प्लस 6000 मल्टीप्लाई 5, यानी कैलकुलेट करेंगे 30,000। यही प्रारंभिक आय है। अब दोस्तों अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल कहता है, सेम सवाल है अगला भी। अब थोड़ा इसको मिटा दूं मैं। अगला सवाल ये है दोस्तों, पढ़िए इसको। कहता है कि एक आदमी की आय 28,800 रुपया है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय कर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी प्रारंभिक आय वृद्धि ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल उसी तरीके को फॉलो करिए जो तरीका अभी आपने सीखा है। आप लोग भी दिमाग लगाइए इस पे। तो दोस्तों यहाँ पे करते क्या है कि आदमी का जो है प्रारंभिक आय कितना दिया हुआ, इसमें प्रारंभिक आय नहीं था तो हमें x मानना पड़ा। प्रारंभिक आय यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये 28,800 रुपया ये प्रारंभिक आय दिया हुआ है दोस्तों। 28,800 का ये प्रारंभिक आय जो है, इस प्रारंभिक आय पे 30% टैक्स नहीं लगता है, 30% टैक्स फ्री है। टैक्स कितने पे लगता है, 70% पे, और उसके बाद 12% लगता है शुरू में टैक्स, तो ये हो गया 12%, ये हो गया टैक्स, ये हो गया प्रारंभिक टैक्स। फिर कहता है जब उसकी आय 12% से घटकर 10% रह जाता है तो दोनों परिस्थिति में 30% आय कर मुक्त है। मतलब कि अब जब इसका 12% से 10% टैक्स हुआ, यानी कि 12% से घटकर 10% यदि हुआ तो दोनों परिस्थिति में 30% आय कर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान टैक्स चुकाता है, तो उसकी प्रारंभिक आय में वृद्धि। इसका मतलब कहता है प्रारंभिक आय में वृद्धि। दोस्तों टेक इन्फो एक्स्ट्रा में आप लोगों का स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 3 है। इसमें आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके जो भी डाउट हैं आप वो डाउट भी हमसे पूछ सकते हैं। एक फेसबुक पे पेज है टेक इन्फो एक्स्ट्रा के नाम से, आप वहां भी जा करके हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि ABCD ने एक पेन 56 लाख रुपए में खरीदा और B प्लस C प्लस D का हिस्सा A के हिस्से का 460% है, जबकि A प्लस C प्लस D का हिस्सा B के हिस्से का 366.66% है तथा C का हिस्सा A प्लस B प्लस D के हिस्से का 40% है। तो आपको D का हिस्सा बताना है। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं, कैसे अप्रोच लगाते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। ये दोस्तों सबसे पहला तो इसका तरीका ये है कि ये जो कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर देते हैं, और जैसे कह रहा है वैसे कर देते हैं तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा। देखते हैं क्या कहता है। हम पहले ही जो बेसिक मेथड है उससे बनाते हैं और उसके बाद हम शॉर्टकट मेथड पे चलेंगे दोस्तों। तो आते हैं, कहता है कि A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस D, ये जो है
चारों ने मिलकर के एक पेन खरीदा और वो 56 लाख में। ठीक है दोस्तों, ये चारों ने मिलकर के एक पेन 56 लाख में खरीदा है, जिसमें से कि बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा जो है ये ए के हिस्से का 460% है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बी प्लस सी प्लस डी बराबर ए। कल आपको बताए थे, पहले क्लास में ही बताए हैं कि जो परसेंटेज जो रहता है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज से, ये आपको पिछले क्लास में हमने बताया है। यदि आप पिछले क्लास में नहीं वीडियो देख पाए हैं पिछले क्लास वाले, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि 460 को लिखें 400 प्लस 60%। 400 का ये ओवरऑल पे परसेंटेज है, ये 400 का तो 4 हो जाएगा, और ये 60 का जो वैल्यू होगा यानी 60/100, चूंकि कोई भी परसेंटेज होता है और उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2/3/5 होगा, यानी कि 23/5 होगा। ये पहली बात है। दिस इंप्लाइज बी प्लस सी प्लस डी बराबर डिवाइडेड बाय ए कर देते हैं, ये इधर चला आया तो 23/5। ये आप लोगों को समझ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये तो पहली बात है। मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है सही से? चलिए, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी और ए, यदि इसका शेयर 23 यूनिट है, तीनों का मिला के 23 यूनिट शेयर है, और ए का अकेला 5 यूनिट शेयर है, तो हम देखते हैं बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हमें 56 लाख दिया हुआ है। क्वेश्चन में 56 लाख दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और हमें अभी जो मिल रहा है 23 5 28, ये चारों मिला के कितना मिल रहा है? 28 यूनिट। यानी कि दोस्तों 28 यूनिट जो है, ये 28 यूनिट 56 लाख के बराबर है। चूंकि 28 यूनिट 56 लाख के बराबर है, इसलिए 1 यूनिट कितने के बराबर में होगा? तो 1 यूनिट होगा 56 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 28, यानी 2 लाख के बराबर। जब 1 2 लाख के बराबर होगा तो हमें ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का 5 यूनिट पार्टनरशिप है, तो ए का 5 यूनिट कितना होगा? तो ए का हो गया दोस्तों 5 दूना 10 लाख। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। जब इतनी चीजें समझ में आ गई दोस्तों, तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। फिर कहता है ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा, ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366.66% है। तो ए प्लस सी प्लस डी बराबर बी मल्टीप्लाई 366.66 को क्या करें दोस्तों? ये 366.2/3% लिख सकते हैं। क्यों? जब इसको आप तोड़ेंगे तो 0.66 होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जब इसको ऐसा लिख दिए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस 66.2/3%, ऐसा लिख सकते हैं। फिर से एक स्टेप कर दें और प्लस ये 66.2/3% कितना होगा दोस्तों? तो ये 2/3 होगा। कैसे? 3 × 18 के 8, 3 × 18 1 19, यदि प्लस 2/3, यानी कि ये 300 प्लस 200/3, यानी कि जब ये मेरा परसेंटेज है, जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, ये 2/3 होगा, यानी कि 11/3 हुआ। यहाँ पे हम क्या लिख दें? 11/3। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अभी मैं ये मिटा रहा हूं। ये बेसिक चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे फ्रैक्शन की क्वेश्चन
तो आपको ये सब चीजें याद हो जाएगा। डेटा अब तक याद हो जाएगा कि इसका मतलब 366.2/3% का मतलब 11/3 होता है, ये आपको याद हो जाएगा जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो। क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, तो फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों a + c + d डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 11/3। यानी दोस्तों देखिए कि a + c + d + b यानी चारों का जो पार्टनर है, पार्टनरशिप है चारों का, तो वो 11 3 14 यूनिट है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि ये 14 यूनिट जो है, ये 14 यूनिट 56 लाख के बराबर है। इसलिए 1 यूनिट कितने लाख के बराबर होगा? 56/14 यानी 4 लाख के बराबर। तो हमारा कितना यूनिट है बी? तो बी हमारा 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट बराबर कितना वैल्यू होगा दोस्तों? तो 3 यूनिट बराबर होगा 4 × 3 = 12 लाख। हमें ए मिल चुका है। ए कितना मिला है? ये ए बराबर 5 यूनिट था, ए का वैल्यू 10 लाख मिला। उसी तरीके से दोस्तों ये हमें बी मिल गया। अब आते हैं, काम करते हैं सी का। सी का काम करते हैं दोस्तों। फिर कहता है सी का हिस्सा ए + b + d के हिस्से का 40% है। दोस्तों 40% का मतलब है 2/5। ये फ्रैक्शन है 2/5। c = a + b + d × 2/5। इसका मतलब है दोस्तों कि c/a + b + d = 2/5। यानी कि a + b + d का जो इसमें हिस्सा है वो 5 है तीनों मिला के, और c का अकेला 2 है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें ये होगा यहाँ पे कि a + b + c + d = 7 यूनिट। 7 यूनिट है। चूंकि ये तीनों 7 यूनिट बराबर जो है 56 लाख दिया हुआ है, तो इसलिए 1 यूनिट बराबर 56 / 7, ठीक है, तो 8 लाख होगा। इसलिए हमें सी का वैल्यू निकालना है, इसलिए 2 यूनिट बराबर कितना होगा? यानी 16 लाख। दोस्तों ये आपका सी निकल गया। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? ए का वैल्यू 10 लाख, बी का वैल्यू 12 लाख, सी का वैल्यू 16 लाख। यानी कि ए बी सी निकल गया। ए + b + c + d = 56 लाख है। और ये आपको ए का वैल्यू मिला है 10 लाख, प्लस बी का वैल्यू मिला है आपका 12 लाख, सी का वैल्यू मिला है आपको यहाँ पे 8 लाख। ठीक है दोस्तों, सॉरी सी का वैल्यू 16 लाख मिला है, ये सी का वैल्यू है 16 लाख। 16 लाख अब प्लस डी का निकालना है और टोटल कितना है 56 लाख। तो दिस इंप्लाइज डी इक्वल टू 56 लाख माइनस इस सबको जोड़ेंगे 16 10 26 10 36 38 38 लाख, यानी कि डी का वैल्यू है आपका 18 लाख। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हम इतना करने जाएं एग्जाम में तो पता चलेगा एक क्वेश्चन ही बनाते रह गए और फिर हमारा टाइम खत्म हो गया। ये तो बेसिक तरीका है सवाल को बनाने का। अब सवाल आता है दोस्तों, हम यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं और हम दूसरे मेथड से आते हैं। जो हमारा दूसरा मेथड है उसको देखते हैं। इस सवाल को करने का दूसरा मेथड क्या है, ये मेथड 2 क्या कहता है दोस्तों। हमें मेथड 2 में भी वही करना है, ए प्लस बी सॉरी बी प्लस सी प्लस डी कह रहा है, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी
बाय ए इक्वल टू 23/5, चूंकि इतना बराबर 23/5 रख दिए। सिमिलरली ये हो गया। सिमिलरली क्या है, ए प्लस सी प्लस डी बराबर बी का, चलिए बी यहीं पे कर देते हैं डायरेक्ट। बी बराबर ये हिस्सा है 366.66 और 366.66 करके आप कैलकुलेट करके 11/3 लाए हैं, ये 11/3 हो गया। उसी तरीके से तीसरा इक्वेशन आप देख रहे हैं, सी बाय ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी, ये आप करके लाए हैं तीसरा वाला 2/5, 2/5। इतना तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। अब इसके बाद हम कुछ शॉर्टकट आपको बता सकते हैं यहाँ के बाद से। इतना तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि जो डाटा प्राइमरी डेटा दिया हुआ है उस प्राइमरी डेटा को तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो प्राइमरी डेटा निकलने के बाद अब टेक्निक लगेगा। तो दोस्तों क्या टेक्निक लगता है कि देखिए बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और ये ए, इसका शेयर यदि दोस्तों 23 यूनिट है तो ए का शेयर 5 यूनिट है। ये देखिए यहां से। तो ओवरऑल की यदि हम बात करें तो 23/5 कितना हो गया, 28, ठीक है। उसी तरीके से ए प्लस सी प्लस डी की शेयर की बात करते हैं और बी की शेयर की बात करते हैं इससे, तो ए प्लस सी प्लस डी 11 यूनिट है और ये कितना है दोस्तों, 3 यूनिट है। ये जो है 11 3 14, ये 14 यूनिट है दोस्तों। 14 यूनिट है, लेकिन हमें सबको 1 यूनिट में बदलना है, तभी तो हमारा ओवरऑल कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये 14, ये 28 यूनिट है, तो इसको भी 28 करना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहां भी 2 से करना होगा, यहां भी 2 से करना होगा, तो ये 22 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। ये इक्वल टू का है 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, यहां पे ये अब 28 हो गया। उसी तरीके से दोस्तों अब ये कहता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये यहां पे डी होगा, ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी, और ये सी। तो इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों ये 5 होगा और इसका 2 होगा। तो यहाँ पे 5 2 7, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 2 7 होगा, तो हमें 28 पुराना है, तो यहाँ 4 करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई 4 से करना होगा, तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया और ये 8 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अब 28 यूनिट सबके लिए 28 यूनिट है, इसके लिए भी 28 यूनिट, इसके लिए भी 28 यूनिट और इसके लिए भी 28 यूनिट। मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। दोस्तों अब यहां पे बात आती है कि 28 यूनिट बराबर 56 लाख, तो ए का कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट कितना होगा दोस्तों, तो 56 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 28 बराबर देखिए 10 लाख निकल गया एक बार में। उसी तरीके से दोस्तों 6 यूनिट बराबर कितना निकलेगा, तो 56 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 28, तो 28 नहीं कितना निकल गया 12 लाख। इसी तरीके से चूंकि इतना, इसलिए इतना बराबर अब हमें निकालना है 6 यूनिट का, 8 यूनिट का निकालेंगे, तो 8 यूनिट बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, तो 56 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 28 यानी 16 लाख। और आपको 10 लाख 12 लाख और 16 लाख मिल जाएगा, तो डी बराबर नहीं निकल जाएगा 56 प्लस तीनों का सम, और तीनों का सम 28 आया था, तो इसमें 28 जब घटाएंगे तो ये डी हो जाएगा 18 लाख। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है। देखा जाए तो ये सवाल ही थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप यदि ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और डेटा वगैरह सब आप जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये प्रक्रिया उससे थोड़ा सा आसान है। दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ आते हैं।
अगला सवाल है मेरा दोस्तों, ये है अगला सवाल। मैं बता रहा हूं आपको अगला सवाल। ये है दोस्तों अगला सवाल, आप इस पे भी गौर करें। कहता है किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। तो दोस्तों समझना होगा, 60% लड़के हैं और 972 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 60% का मतलब ये होता है कि टोटल 100% होता है, जिसमें से कि लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो यानी कि यदि 100% टोटल स्टूडेंट हैं तो 100% का मतलब होता है कि 60% में लड़के हैं तो 40% में लड़कियां होगी। अब दोस्तों बीच वाला रास्ता नहीं निकालिएगा, ट्रांसजेंडरों की यहाँ पे नेग्लिजिबल माना गया है, उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। यदि ऐसा कंसिडर किया जाएगा तो वहां पे लिख दिया रहता। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है, तो आप ट्रांसजेंडर को कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होगी, ऑटोमेटिक ये होगी। यदि ये 60% बॉयज है तो 40% गर्ल होगी, यानी कि यही 40% 972 है, यानी 40% जो है ये 972 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितना है? 60%। तो 60% कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 972 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, 3 छक्का 18, 3 अठे 24, 1 25 के 5, यानी कि 1458 निकल गया रिजल्ट। ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, दूसरा मेथड है इसका बनाने का कि 60% लड़के हैं। इसका मतलब है कि 60/100 फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 3/5 होगा, 3/5 होगा। तो 3/5 का मतलब होता है दोस्तों, 60% बॉयज का मतलब है कि बॉयज जो है वो 3 यूनिट है। ये 3 का मतलब है 60% बॉयज मतलब 3/5। 3/5 बॉयज का मतलब है 3 बॉय, 3 यूनिट लड़का है, और 5 में से 3 यूनिट घटेगा तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, और टोटल की बात करें दोस्तों तो टोटल हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें कह रहा है कि 972 लड़कियां हैं और लड़कियां क्या कहते हैं? 2 यूनिट दिया हुआ है। अभी निकाले 2 यूनिट 972 है, तो हमें क्या निकालना है? लड़कों की संख्या। तो लड़का है 3 यूनिट, 3 यूनिट कितना होगा? तो 972 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 चौक 8, 2 16 और 2 चौक 12, यानी कि दोस्तों ये भी आ जाएगा 1458। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो सवाल को आप जैसे सोच सकें, जैसे सोचेंगे वैसे आपका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों मैं मिटा रहा हूं, अगले सवाल की तरफ जा रहा हूं। अगला सवाल कहता है हमारा, अगला सवाल है दोस्तों ये है अगला सवाल। आप इस सवाल को गौर करें, इस सवाल को गौर करें दोस्तों। ये कहता है, एक मिनट दोस्तों मैं इसे ठीक कर दूं। ये देखिए अगला सवाल है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं इसे? कहता है एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, तो बताइए कि वाई एक्स से कितना % कम धन कमाता है। तो दोस्तों एक्स है और ये वाई से 25% अधिक, अभी हम बताए थे कि जितना % अधिक कमाएगा तो 100 प्लस 25/100, ये हम बताए थे अभी जस्ट पीछे। तो दिस इम्प्लाइज, यदि आपको ये नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा और भी तोड़ सकते हैं हम, उम्मीद करते हैं ये आप समझ रहे होंगे। x बराबर कितना हो जाएगा? y गुना 125/100, यानी कि 5/4y। दिस इम्प्लाइज x by y इक्वल टू 5/4। दोस्तों
x यदि 5 यूनिट कमाता है तो y 4 यूनिट कमाता है, ठीक है। तो कहता है y x से कितना कम कमाता है, तो y किससे कंपेयर कर रहा है, x से, तो जिससे कंपेयर करेगा दोस्तों वो डिवाइड में चला जाता है। तो कितना कम, y x से कंपेयर कर रहा है यानी कि 4 माइनस 5 यानी कि -1, कितना कमाता है, तो -1 डिवाइडेड बाय 100 बटे किससे, x से, तो x का वैल्यू रखेंगे 5 है यानी कि -20%। और ये माइनस बताता है कि y जो है x से 20% कम कमाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से इसे ऐसे भी सोच सकते हैं दोस्तों। मेथड 2 है इसका। मेथड 1 तो ये हो गया बेसिक मेथड, जैसे कह रहा था वैसे कर दिया। मेथड 2 क्या कहता है कि ये x है और ये y है और ये कह रहा है 25%, मतलब 25/100 करिए, 25/100 करिए यानी कि 1/4। 1/4 का मतलब है दोस्तों कि x y से 25% अधिक कमाता है। मतलब कि x जो है y जो है यदि 4 कमाता है, 4 यूनिट कमाता है, तो x जो है y से 25% अधिक कमाता है। तो 4 तो ये भी कमाता है, प्लस 4 का 25% यानी कि 4 का 25% मतलब एक, इसका 25% मतलब ये वैल्यू, यानी कि x जो है यदि 5 कमाता है तो y 4 कमाता है। कितना कम कमाता है, तो -1। y कितना कम कमाता है, तो -1 गुना 100 बटे परसेंटेज निकालने के क्रम में 100 डिवाइडेड बाय किससे, x से, तो x का वैल्यू 5 रख देंगे, बराबर 20% कम कमाता है। कम कमाता है, कौन कम कमाता है, तो x ज्यादा कमाता है, y कम कमाता है। ठीक है दोस्तों, ये नेगेटिव साइन यही दिखाता है कि y जो है x से 20% कम कमाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। कहता है कि पी क्यू से, ये सब क्वेश्चन खास करके स्टेट लेवल, रेलवे वगैरह वगैरह में पूछे जाते हैं। जो पहले वाला क्वेश्चन था वो एसएससी का क्वेश्चन था दोस्तों। तो हम हर तरीके के क्वेश्चन को कराएंगे, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो। वैसे क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक का बनाना चाहिए स्टूडेंट को खास करके, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमें किस स्टैंडर्ड में पढ़ने चाहिए, हमारा लेवल क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन बैंक बताता है। इसलिए क्वेश्चन बैंक को पढ़ना चाहिए, उसी को ध्यान में रख के तैयारी करनी चाहिए। उससे लेवल को ज्यादा रखना चाहिए हमेशा, लेकिन उसको भी कंप्लीट करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर का है। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। यदि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, यदि क्यू मेरा 1 यूनिट है दोस्तों, तो पी मेरा क्या होगा, 6 यूनिट होगा। फिर कहता है क्यू पी से कितना कम है, तो क्यू कितना कम है, तो Q1 माइनस 6 बराबर -5 कम है। लेकिन हमें परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो परसेंटेज बराबर होता है -5 चेंज, ये चेंज 6 - 1 - 6 -5 चेंज डिवाइडेड 100, सॉरी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय किससे, पी से। तो पी को डिवाइड करेंगे तो पी 6 है, यानी कि 2 × 6 2 × 5 यानी कि 250 डिवाइडेड बाय 3, 83.324 एक 83.1/3%। और ये निगेटिव साइन के साथ है। इसका मतलब है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। तो बताइए Q P से कितना % कम है, तो Q जो है P से 83.1/3% कम है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन को लेके आते हैं। 5800 रुपया है, इसमें कुछ पैसा बढ़ा है, वृद्धि हुआ है, और ये जो वृद्धि हुआ है इस वृद्धि पर उसको 30% का टैक्स नहीं लगता है, तो 70% पे टैक्स लगता है, और इस पर 12% से घटकर 10% इसका टैक्स हो जाता है, और ये इसका ये बाद का टैक्स है। और कहता है कि दोनों ही परिस्थिति में समान टैक्स चुकाता है, मतलब ये और ये इक्वल है। तो यानी कि किसको कर दें, 28,800
गुना 70/100 गुना 12/100 बराबर 28,800 प्लस x गुना 70/100 गुना 10/100। दोस्तों ये तो खत्म हो गया, ये इसके साथ खत्म हो गया, 2 × 12 2 × 5 10 के साथ खत्म हो गया, यानी 6 गुना 28,800 बराबर 5 गुना 28,800 प्लस 5x। दिस इंप्लाइज 5 28,800 और 6 28,800, यानी कि 1 28,800 ये हो जाएगा बराबर 5x। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 28,800 डिवाइडेड बाई 5, 5 25, 3 5 7 35, 3 57 60, और ये जो रिजल्ट आएगा दोस्तों 57 60 रुपया, यही आंसर आएगा इसका। प्रारंभिक आय में इतना रुपया का वृद्धि हुआ तभी इस कंडीशन को फुलफिल किया। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों सॉल्व हुआ। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं देखता हूं। दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। मैं फिर से एक अगला पार्ट लेके आऊंगा और अगले पार्ट में फिर मैं और अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो ये है, अभी जो ये परसेंटेज पोर्शन है, इस परसेंटेज पोर्शन में आपका अभी 7 से 8 घंटे का ये क्लास है परसेंटेज। ये 7 से 8 घंटा जब तक आप नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपकी परसेंटेज की कंसेप्ट, टोटल जो सवाल, जितने तरीके के सवाल हो सकते हैं परसेंटेज में, वो क्लियर नहीं हो पाएंगे दोस्तों। यदि कोई यूट्यूब पे चैनल पे आपको 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो में यदि ऐसा कहा जाता है कि आप 1 घंटे पढ़ करके पूरी परसेंटेज क्लियर करें, तो ये कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। तो सही क्या है? सही वही है दोस्तों कि आपको हर एक सवाल को जानना चाहिए, हर तरीके के सवाल को आपको बनाना चाहिए, यही सही है। और मैं यहाँ पे 70 से 80 न्यूमेरिकल्स मैं परसेंटेज के कराऊंगा। अभी तो 3 ही क्लास हुआ है, ये तीसरा क्लास है। अभी मान के चलिए 4 से 5 क्लास अभी और होगा परसेंटेज का। सो आप लोग धैर्य बना के हमारा वीडियो देखते रहिए। हम सारा चैप्टर, इंटरेस्टेड चैप्टर लाएंगे, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, चाहे फिर वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट लॉस हो। जितने भी चैप्टर हैं, इतना मजेदार कंसेप्ट लाएंगे मैथ्स में कि आपको बिल्कुल 8वां क्लास का, बच्चा क्लास का मैथ लगेगा कि हम बच्चे क्लास के मैथ में पढ़ रहे हैं। आपको जरा सा भी बर्डन महसूस नहीं होगा। सारे को तोड़ तोड़ के सारे कंसेप्ट को रखेंगे और उसके बाद हम लोग उससे खेलेंगे दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं पे हम संपन्न करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त टेक इन्फो एक्स्ट्रा को दिया दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और आगे आप बने रहिए ऐसे ही। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।